आई वेलकम यू। केमिस्ट्री पार्ट 1 क्लास 12 का है आप लोगों का यूनिट सेकंड सॉल्यूशन आज स्टार्ट हम करेंगे। यूनिट 2 सॉल्यूशन बिलियन। स्टूडेंट, यह जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूपी बोर्ड में इस चैप्टर से 5 मार्क के क्वेश्चंस दिए जाते हैं आपको। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएगा और एक क्वेश्चंस न्यूमेरिकल रहेगा, जो आप बड़े ही ध्यान से इसको पढ़ें, समझें और जानें। आइए हम लोग बढ़ते हैं सॉल्यूशन बिलियन। स्टूडेंट, ए बिलियन चैप्टर, बिलियन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक समांगी मिश्रणों के अवयवों को बिलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण ही हमारा क्या कहलाता है? बिलियन कहलाता है। इसका मतलब ये है कि बिलियन जो होते हैं इसमें जो भी अवयव पार्टिसिपेट करते हैं वो पूरे बिलियन में, चाहे वो अपर पोर्शन हो, चाहे लोअर पोर्शन हो, चाहे मिडिल पोर्शन, हर जगह वो एक जैसे उसके अवयव होते हैं। जैसे हम जल में चीनी घोलते हैं और मिश्रण बनाते हैं, यदि हम एक चम्मच उस जल को चाहे नीचे से, चाहे बीच से, चाहे अपर से यदि टेस्ट करें तो हर जगह एक जैसा स्वीट आएगा। ये नहीं कि नीचे कुछ और ऊपर कुछ और बताए। इसको हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण। तो दो या दो से अधिक अवयवों के मिश्रण को हम लोग बिलियन कहते हैं। लुक सीट, देखें, दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। और बिलियन में जो पदार्थ या अवयव कम होता है उसे विलेय कहा जाता है, और जो पदार्थ जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं? हम लोग विलायक कहते हैं। जैसे चीनी और जल का मिश्रण बनाइए तो चीनी यदि कम मात्रा में है तो वह विलेय कहलाएगा, और जल यदि अधिक मात्रा में है तो हमारा विलायक कहलाएगा। विलेय और बिलियन, विलेय और विलायक मिल करके क्या बनाते हैं? बिलियन बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। करेक्ट। बिलियन के जो प्रकार होते हैं, गैसीय बिलियन, द्रव बिलियन और ठोस बिलियन, ये 3 कैटेगरी होते हैं बिलियन के। लुक सीट, गैसीय बिलियन, द्रव बिलियन, ठोस बिलियन। जैसे हम 2 द्रव पदार्थों को मिला करके एक नया बिलियन बना देते हैं, उसको हम लोग द्रव बिलियन कहते हैं। द्रव मिल करके द्रव बिलियन बना लिया, या द्रव में ठोस मिला दें, या द्रव में गैस का मिश्रण हो जाए, वह भी द्रव बिलियन के अंतर्गत आता है। गैसीय बिलियन यानी दो गैस मिल करके गैसीय बिलियन बना सकते हैं, या फिर गैस किसी ठोस में मिल करके गैसीय बिलियन बना सकता है, या फिर गैस किसी द्रव में मिल करके गैसीय बिलियन बना सकता है। और इसी प्रकार से जो ठोस बिलियन होते हैं, ठोस में मिलकर के ठोस बिलियन बना देगा। जैसे तांबे का सोने के चूर्ण में मिला दिया जाए तो वह भी बिलियन। ऐसा नहीं है कि बिलियन सिर्फ द्रव पदार्थ ही बनाते हैं, ठोस भी हो जाते हैं, द्रव भी होते हैं, और गैस। तो इस तरह से बिलियन अलग अलग कैटेगरी इसके बने हुए हैं। स्टूडेंट, बिलियन की जो सांद्रता होती है, कंसंट्रेशन होती है, यह 2 तरह से ज्ञात की जाती है। पहला तो गुणात्मक रूप में और दूसरा उसकी मात्रात्मक रूप में। गुणात्मक रूप का मतलब कि जो हम बिलियन लिए हैं वह हमारा तनु बिलियन है कि सांद्र बिलियन है। ठीक, यदि हल्का है तो तनु कहेंगे, यदि गाढ़ा है तो उसको सांद्र बोलेंगे। और मात्रात्मक जो कंसंट्रेशन हम गणना करेंगे, इसके अंतर्गत निम्नवत पॉइंट हम रखे हैं। लुक सीट, देखिए, सबसे पहले बात है मात्रात्मक रूप में किसी बिलियन की सांद्रता कैसे ज्ञात करते हैं। पहला पॉइंट है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या है? 100 ग्राम बिलियन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत। यानी 100 ग्राम हम कोई बिलियन लेते हैं तो उसमें जितना हमारा विलेय पदार्थ घुला है उसको हम बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर W/W। एक जो स्मॉल w है ये विलेय की मात्रा होगी, और जो कैपिटल W है
वह हमारा बिलियन की मात्रा होगी। तो द्रव्यमान प्रतिशत या द्रव्यमान भार प्रतिशत इज इक्वल टू क्या होता है, विलेय का भार बटे बिलियन का भार गुणित क्या करते हैं 100। करेक्ट। तो 100 ग्राम बिलियन में घुले हुए विलेय की जो क्वांटिटी होती है उसे हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। अगला देखिए मोल अंश, मोल फ्रैक्शन क्या है। बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या और विलेय तथा विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। करेक्ट। यानी कोई हमारा सोल्यूशन लेंगे तो उसमें हमारे विलेय कितना है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या का जो हमारा रेशियो होगा, जो अनुपात होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। और इसका फार्मूला देखिए, मोल अंश बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, मान लिए NA, अब बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, NA और NB मान करके हमने लिखा है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि विलेय के मोल अंश ज्ञात कीजिए, तो विलेय के मोल अंश बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। यदि विलायक का पूछा जाए तो आप लिखेंगे विलायक के मोलों की संख्या NB बटे NA प्लस NB। करेक्ट। और एक चीज़ आप याद रखेंगे कि बिलियन में सभी अवयवों के मोलों का जो योग होता है, मोल अंशों का योग सदैव 1 माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, मोलारिटी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस क्लासों में आप लोग पढ़े हैं। 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं। मोलरता किसे कहते हैं, प्रति लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसका फार्मूला देखिए, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन में लीटर। तो बिलियन का आयतन जो होता है वो हमेशा लीटर में हम लोग निकालते हैं। इसी प्रकार से अगला पॉइंट है स्टूडेंट मोललता, मोलल्टी लुक्स इट मोलल्टी। तो 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। पॉइंट नोट कर लें, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, मोललता बोलते हैं। मोलरता अलग था, वो 1 लीटर में था, ये मोललता है जो कि 1 किलोग्राम विलायक बोल रहा है। तो मोललता को स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का जो द्रव्यमान है वो किलोग्राम में हम रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्युबिलिटी, विलेयता। देखें, विलेयता क्या है आपको पता होना चाहिए कि एक निश्चित ताप पर कोई भी किसी भी विलायक में पदार्थ की जितनी मात्रा घोली जाए उसको हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलते हैं या विलेयता बोलते हैं। विलेय और विलायक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा विलयन बनाते हैं। तो एक निश्चित टेम्परेचर पर किसी विलायक में जितनी पदार्थ की मात्रा घोली जाए, जैसे हम जल में यदि चीनी को मिलाते जाते हैं एक निश्चित ताप पर, तो चीनी जितना ज़्यादा उसमें घुल जाए वाटर में, उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। स्टूडेंट, विलयन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त विलयन, दूसरा होता है असंतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन क्या होता है कि ऐसा विलयन जिसमें दिए गए निश्चित ताप और दाब पर और अधिक विलेय पदार्थ नहीं घोला जा सकता। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग मान लीजिए कि किसी जल में हम चीनी को घोल रहे हैं तो एक सीमा तक घुल पाएगा और उसके बाद वो घुलना बंद हो जाएगा, इसको बोलते हैं संतृप्त विलयन। और असंतृप्त विलयन क्या होता है कि ऐसे विलयन जिसमें उसी ताप और दाब पर और अधिक जितने भी विलेय पदार्थ घोले जा सकते हैं उनको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन। नेक्स्ट पॉइंट है ठोसों की द्रव में विलेयता। ठीक है स्टूडेंट, माने द्रव में हम ठोस को कैसे घोलते हैं, तो उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमने नोट किया है कि सामान्यतः ताप बढ़ाने से ठोस की सॉल्युबिलिटी जो होती है बढ़ती है। जब हम किसी द्रव पदार्थ में कोई ठोस घोलते हैं तो ताप बढ़ाएंगे तो उस विलेय पदार्थ की उस द्रव में विलेयता क्या होगी, बढ़ती जाती है, विलेयता बढ़ती जाती है। क्योंकि जब ठोस किसी विलायक में घुलता है तब उसमें से ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है, उसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। जैसे पोटेशियम क्लोराइड को यदि हम जल में घोलेंगे तो
ताप बढ़ाने से ऊष्मा अवशोषित होगा और वह उतना ही ज़्यादा उस द्रव में विलीन होने लगेगा। तो याद रखिए, ताप बढ़ाने से ठोस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो द्रव में बढ़ती जाती है। परंतु कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ताप बढ़ाने पर कम होती जाती है। जैसे चूना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम जल में मिलाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, सॉल्युबिलिटी उसकी कम होती जाती है, क्योंकि ऊष्मा लगातार उसमें से निकलते हैं बाहर की तरफ, इसलिए वहाँ जो चूना होता है पानी में जल्दी नहीं घुलता है। और नेक्स्ट हेडिंग चेक करेंगे, दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये क्या होता है कि ठोस को यदि द्रव में हम घुलते हैं और दाब बढ़ाते जाते हैं तो दाब बढ़ाने से उस ठोस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं होता है, क्योंकि ठोस पदार्थ असंपीड्य होता है। असंपीड्य का मतलब उनको हम छोटा नहीं कर सकते, उनके आकार और माप में हम कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। अतः हम कह सकते हैं कि दाब बढ़ाने से जो होता है ठोसों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठोस की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब अगला पॉइंट चेक करेंगे, गैसों की द्रव में विलेयता। जो गैस पदार्थ होते हैं वो द्रव में किस प्रकार से घुलते हैं, उन पर दाब का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए क्या होता है कि जब दाब हम बढ़ाते जाते हैं तो गैसों की द्रव में सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। जैसे हमारा वाटर होता है, जल होता है, तो जब उस पर दाब बढ़ाया जाता है तो ऑक्सीजन क्या होती है, वो जल में उतना ही विलयशील होती जाती है, जो कि जलीय जीव जंतुओं के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। तो याद रखिए, दाब बढ़ाने से गैसों की जो सॉल्युबिलिटी होती है द्रव में बढ़ती जाती है। और ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, जस्ट ताप बढ़ाने से किसी गैस की जो द्रव में विलेयता है वो कम होती जाती है, क्योंकि यह ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं। जैसे आप आग पर पानी को बर्तन में रख करके उसको गर्म कीजिए तो क्या होगा, जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं वो जो वाष्प होता है बन करके उड़ता जाता है। यानी ताप बढ़ाने से गैस की जो द्रव में विलेयता है वो कम होती जाएगी, विलेयता कम होगा, वह सतह को छोड़ करके आकाश में उड़ता चला जाता है। नेक्स्ट हेडिंग, हेनरी का नियम। आप लोगों का अगला हेडिंग है हेनरी का नियम। देखिए स्टूडेंट, गैसों की विलायक में विलेयता तथा दाब के मध्य जो मात्रात्मक संबंध था, सबसे पहले हेनरी वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। यानी गैसों की विलायक में विलेयता तथा दाब के मध्य एक मात्रात्मक संबंध जो दिया था वह वैज्ञानिक हेनरी था, इसलिए इन्हें हम लोग बोलते हैं हेनरी का नियम। और हेनरी के नियम के अनुसार क्या होता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में जो विलेयता होती है, किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव अथवा विलयन की सतह पर लगने वाले उस आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यही हेनरी का नियम है। यानी स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में जो सॉल्युबिलिटी होती है, विलेयता होती है, द्रव अथवा विलयन की सतह पर लगने वाला जो आंशिक दाब है उसके समानुपाती होता है। यदि आंशिक दाब को हम स्मॉल p मान लें और गैस के मोल अंश को हम x मान लें, तो जो गैस का आंशिक दाब इज प्रोपोर्शनल टू दी x के। अतः P बराबर KH x, जहाँ KH क्या होता है, ये हेनरी स्थिरांक है। तो स्टूडेंट थैंक यू, इस पॉइंटों को आप लोग पुनः दोहरा लें, अच्छे से कंप्लीट करते चलें।